हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसको कवर कर रहे हैं। और जिसमें हम ये एनसीईआरटी सभी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए सही है और उसी के लिए कवर की जा रही है। मोस्टली जैसे रेलवे एग्ज़ाम एंड रिसेंटली एमपीपीएससी एंड अन्य एग्जाम में देखा गया है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है सीधा सीधा क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो हम उसी तरीके से क्वेश्चन इसको कवर करने वाले हैं और लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से, और जो भी डिटेल होगी एक्स्ट्रा डिटेल उसको भी यहाँ पे देखते चलेंगे। तो आपसे ये रहेगा कि आप जो है पेन और पेपर लेके बैठे, तो इसमें जो जो मेन चीज़ें हैं वो आप इसके साथ कवर करते हैं। लेक्चर 3 की बात हो रही है और लेसन 3 है। 2 इसके पहले कवर हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं 1 और 2। और इसी सीरीज में तीसरा लेक्चर है, ऐसी चौथा और पांचवा। इस तरीके से हम पूरी एनसीईआरटी आने वाले कुछ दिनों में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद 9th के बाद हम 10th की एनसीईआरटी लेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, 9th के बाद हम 10th की एनसीईआरटी लेंगे, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से भी देखने को मिले हैं। तो उसके साथ साथ हम 9th खत्म करने के बाद हम 10th भी ले लेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और जो लेसन छोटे होंगे तो हम साथ साथ दो लेसन भी एक साथ कर लेंगे कि सही तरीके से और लिमिटेड टाइम में सारी चीजें कवर हो जाएं। तो चलिए बात करते हैं लेसन 3। यहाँ हम बात करने वाले हैं परमाणु अणु। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो जैसे कि यहाँ जो दिया गया है, जैसे जो प्राचीन भारतीय ग्रीक वैज्ञानिक है, द्रव के अज्ञात और आदर्श रूपों से चकित होते रहे। पदार्थ की व्यवस्था के मत के बारे में भारत बहुत पहले से, लगभग 500 ईसा पूर्व से विचार करती है। जैसे महर्षि कणाद, तो महर्षि कणाद क्या कहते हैं? महर्षि कणाद कहते हैं कि जो जो कोई भी द्रव्य है वो बहुत छोटे छोटे, जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे कोई द्रव मतलब होता है पदार्थ। अपन क्या चुके हैं लेसन 2 में, हमने देखा हुआ है कि जो है कि द्रव क्या कहलाता है, द्रव पदार्थ कहलाता है। ठीक है, शुद्ध और फिर उसको अशुद्ध के रूप में ऐसे बांट लेते हैं। तो वो कहते हैं पदार्थ को या द्रव को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। तो महर्षि कणाद क्या कह रहे हैं कि अगर हम पदार्थ को क्या करें, पदार्थ को छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे कणों में क्या करें, विभाजित कर दें। क्या कर दें? विभाजित कर दें। विभाजित कर दें तो हम जो कहेंगे एक सीमा आ जाएगी, और उस सीमा के बाद फिर क्या होगा, ये पदार्थ विभाजित नहीं होंगे। सीमा के बाद विभाजित नहीं होंगे। और यदि सीमा के बाद विभाजित नहीं होंगे, सीमा के बाद विभाजित नहीं होंगे, एक सीमा है जिसको पूर्ण विभाजित नहीं किया जा सकेगा, तो वह जो सूक्ष्म कण आएगा, जो विभाजित नहीं होगा तो एक सूक्ष्मतम कण बनेगा। उस सूक्ष्मतम कण को ही नाम दिया गया है परमाणु। ठीक है, तो परमाणु सबसे छोटी इकाई है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद उससे बड़ी इकाई आएगी अणु। ठीक है, तो बहुत सारे परमाणु से मिलकर बनेगा अणु। बट अभी परमाणु की बात हो रही, तो महर्षि कणाद कह रहे हैं कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर, मतलब पदार्थ को पहले छोटे छोटे कणों में विभाजित करो, और विभाजित करने के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि उस सीमा से कम विभाजित नहीं कर पाएंगे। विभाजित नहीं कर पाएंगे तो जिस कण को हम विभाजित नहीं कर पा रहे उस कण को नाम क्या दे दिया, परमाणु। अकेले महर्षि कणाद ही नहीं, एक और भारतीय वैज्ञानिक है पाकुदा कात्यायनी, उन्होंने इस मत को विस्तृत किया और समझाया, कहा कि ये कण जो है सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो जो पदार्थ है पहले क्या रहता है, एक संयुक्त रूप में रहता। जो पदार्थ है और जो द्रव्य या जो द्रव्य है पहले वो एक संयुक्त रूप में रहता है। कैसे रहता है? संयुक्त रूप में रहता है। यदि संयुक्त रूप में रहता है तो वो कहते हैं हम द्रवों के संयुक्त रूप में रहते हैं तो बहुत सारे भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं हमें द्रव के। ठीक है, मतलब द्रव मतलब पदार्थ, तो भिन्न भिन्न रूपों में होता है, भिन्न रूप मिलते हैं। ठीक, तो ये और विभिन्न विभिन्न रूप मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं जो विभिन्न विभिन्न रूप मिलेंगे उनको जो है लगभग वो कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये मतलब पाकुदा कात्यायनी भी कह रहे हैं इसके बारे में कि ऐसा नहीं कि ये जो परमाणु का और अणु का जो परमाणु अणु का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी रिसेंटली है। तो ये काफी साल पुराना है, लगभग 500 ईसा पूर्व बता रहे हैं जैसे अपन, है ना। तो लगभग 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने महर्षि कणाद जो है, ठीक है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो वहाँ ये फिलोसफी पढ़ते हैं, जैसे सांख्य हो गया, ठीक है, वैशेषिक हो गया, मीमांसा हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया, ठीक है, योग हो गया। तो ये सारी जो फिलोसफी पढ़ते हैं उसमें एक फिलोसफी होती है, ठीक है, जो महर्षि कणाद जो है उसको देते हैं। वैशेषिक
होती है। ठीक है, तो ये जो, तो इसके बारे में हमें बहुत पहले से जानकारी है। इसी तरह के आते हैं दूसरे वैज्ञानिक जो भारतीय वैज्ञानिक है, या भारतीय वैज्ञानिक कह दो या दार्शनिक कह लो, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे, ये सारी चीजें वो किस रूप में कह रहे हैं, कोई एग्जैक्टली प्रूफ नहीं है, एक चीज का याद रखेंगे इन चीजों में। और ये चीजें सीधी दार्शनिक रूप में कही जा रही है, तो विचार दे रहे हैं दार्शनिक रूप में। पहले क्या कहें, उन्हें कहा जा रहा है। अभी इन पे कोई विशेष तौर पर कोई भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ना कोई उनको करके देखा जा रहा है, वो केवल एक थॉट के रूप में, थॉट प्रोसेस के रूप में इनको हमें दे रहे हैं। और उनके हमें जो कंपाइलेशन है उनके टीचिंग का और उनके जो प्रवचनों का, उनमें हमें ये चीजें दिखती हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे बहुत अच्छे से। इसी तरह पकुदा कहते हैं भी है, उसको विस्तृत तौर पर इसको और विस्तृत करते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ, जो परमाणु है ये पहले मतलब जो ये द्रव्य पहले संयुक्त रूप में रहता है, और एक कण है ना, ये पहले संयुक्त रूप में रहते हैं, जो द्रवों के हमें विभिन्न विभिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, तो बहुत सारे मिलकर हमें अन्य पदार्थ बनाते हैं, वो ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको याद रखेंगे। इसी तरह से एक और वैज्ञानिक मिले ग्रीक में हमें इसी समय, दार्शनिक वैज्ञानिक है, एक है डेमोक्रेटिक्स, ठीक है, और ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि हमें द्रव को विभाजित करते हैं। वही चीज जो चीज वहां पे कणाद और पकुदा कहते हैं, हम जी कह रहे हैं, वहीं पे वही चीज इसको दोबारा दोहरा रहे हैं कौन, जो ग्रीक दार्शनिक है डेमोक्रेटिक्स और ल्यूसिपस। क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं यदि हम द्रव को, द्रव मतलब वही पदार्थ को, तो जो पदार्थ को हम विभाजित करते चले जाए, तो वो कहते हैं पुनः मतलब एक ऐसी स्थिति आएगी जब हम कण को पुनः विभाजित नहीं कह जाएंगे। और उन्होंने इस अविभाज्य कण को ही नाम दिया है परमाणु। ठीक है, ये सभी सुझाव दार्शनिक विचार, देखो यही चीज यहाँ पे लिख रही है कि यही सभी सुझाव कैसे दार्शनिक विचारों पर आधारित है। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ। ठीक, मतलब हमें जो भी चीजें पहले दी गई हैं, लगभग जैसे हम कह रहे हैं 500 ईसा पूर्व, मतलब आज से करीब 2500 साल पहले, इन चीजों में हमें कुछ प्रायोगिक कार्य नहीं है, इन पे केवल दार्शनिक विचार है और दार्शनिक जो फिलोसफिकल थॉट है, उन थॉटों के आधार पर ही हम चीजें पढ़ रहे हैं। अभी कोई हमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है इन चीजों का। तो इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर हमें देखेंगे कि जो पश्चिम के वैज्ञानिक है वो उस पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको प्रॉपर दिखा रहे हैं और प्रॉपर चीज में उसका विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने तत्वों के और योगों के बीच मतभेद को समझा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तत्व और योग, जो अपन पिछले सेकंड लेसन में कवर किया, तो उसके भेद को समझा। सौर ऊर्जा बताने की इच्छा हुई कि तत्व कैसे संयोग करते हैं, मतलब दो तत्व कैसे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और तत्व जब परस्पर संयोग करता है तब क्या होता। तो इसी को दिखाने के लिए जो आंतोइन एल लवाजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए, जिससे रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार मिला। ठीक, कौन से वो दो वैज्ञानिक नियम है, जैसे रासायनिक संयोजन का नियम, इसको दिया लवाजी और जोसेफ एल प्राउस्ट ने। ठीक है, दो नियम दिए, कौन से दिए, एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि भाई जैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होगा और ना ही विनाश, मतलब जितना द्रव्यमान आप लगाएंगे उतने द्रव्यमान आपको वापस में मिलेगा। मतलब जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो जैसे टोटल यहाँ पे दो अणु है हाइड्रोजन के, तो दो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना है उतना मतलब अभिक्रिया के बाद भी दो ही रहेगा। ठीक है, ना तो नष्ट किया सकता ना ही विनाश किया सकता, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, और एक और नियम देंगे, एक देंगे आपको स्थानुपात का नियम, स्थानुपात के नियम। तो दो नियम इस अणु के लिए दे देंगे, नाम याद रखना है इनका, पेपर में डायरेक्ट नाम आता है कि जो है द्रव्यमान स्थानुपात का नियम किसने दिया, और द्रव्यमान संबंधी नियम किसने दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इन्हें क्या नाम देना है, जैसे कि ये नाम इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे इन दोनों के नाम लवाजिए एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, तो ये इन दोनों के आधार पे तो दोनों नाम आएंगे या फिर दोनों में से कोई एक होगा, चार ऑप्शन में, तो आपको इनमें से टिक करना है। ठीक है, ये तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। और ये तो वो कहते हैं स्थानुपात का नियम क्या कहलाता है, स्थानुपात का नियम कहलाता है जैसे कि हम एक H2 ले लेते हैं, पानी का एक अणु लेते हैं H2, ऐसे उन्होंने लिया हुआ है शायद, हाँ, इसी पढ़ते जाते हैं आगे देखते हैं। तो वो कहते हैं कि इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दूसरे तत्वों से निर्मित होता है, तो इस प्रकार यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे ये किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो या इसे किसी से ही बनाया गया हो। जैसे यौगिक जल में H2 हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता
तो 2 अणु है तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे तुम्हारे, इसका द्रव्यमान होता है 16। तो इसका जो अनुपात होगा वो 1:1:8। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। वो कहते हैं चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, इसी प्रकार 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया, ठीक है, तो NH3 में भी, तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 14, और ये रहता है एक 3 गुना है, क्योंकि 3 तो ये 3 हो जाता है। तो इसी अनुपात में मिलेगा आपको, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित की गई हो, किसी भी स्रोत से ली गई, तो मतलब कोई भी स्रोत हो, चाहे जल का कोई भी स्रोत हो, चाहे अमोनिया कोई भी स्रोत हो, मतलब कोई भी स्रोत, मतलब कोई भी तत्व है, उसमें हमेशा जो द्रव्यमान का अनुपात है वो इस तरह का, अगर 2 यौगिकों से मिलकर बना हुआ है, ये 2 यौगिकों से मिलकर बना हुआ है तो वो कहलाता है, मतलब उसमें अगर द्रव्यमान स्थिर रहता है वो कहलाता है द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो वो कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो अनुपात कैसा रहता है, हमेशा समान रहेगा, चाहे किसी भी स्रोत से किसी भी विधि द्वारा कोई भी चीज आई हो, तो स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, वो कहते हैं उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जैसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि जीएल प्राउस्ट, जोसेफ एल प्राउस्ट, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए। किसका कथन है, प्राउस्ट का कथन है। क्या कहते हैं कि इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया गया था कि किसी भी यौगिक तत्व में सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो जो प्राउस्ट कह रहे हैं ना, तो प्राउस्ट को इसको याद रखना, जो स्थिर अनुपात का नियम है उसके लिए वो पूरा ही कोड दे रहे हैं कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, वही जो ऊपर स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। इसको आपको बड़े ध्यान से लिखना है, इसमें नाम याद रखना है कि स्थिर अनुपात का नियम जो है जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम लवाचिए एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। तो इनके नाम विशेष तौर पर याद रखना। सीधा आता है कि स्थिर अनुपात का नियम किस लिए था, और 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, उसमें से आपको एक ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा इनके बारे में, जैसे जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ना है हमको, तो इसमें दिया गया है कि जॉन डाल्टन का जन्म जो है 1766 में। तो ये सन भी याद रख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है ही आपके, डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं इंग्लैंड में हुआ, कहाँ हुआ था ये तो नहीं पूछेंगे, बट सन हो सकता है पूछ लें, तो इसको भी याद रखेंगे हम कि जॉन डाल्टन का जो जन्म है 1766 सॉरी, इंग्लैंड में गरीब जुलाहा परिवार में हुआ। 12 वर्ष की आयु में वे एक शिक्षक के रूप में आजीविका शुरू कर दी। 7 साल बाद भी स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। 1793 में जॉन डाल्टन ने गणित, भौतिकी और रसायन पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्यों में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि परमाणु सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, 1808 में, क्योंकि हमें परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में ही पढ़ना है। तो याद रखना कि परमाणु सिद्धांत कब दिया गया। ठीक है, परमाणु सिद्धांत आप ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। परमाणु सिद्धांत 1808, ठीक है। इनका जन्म जो है, डाल्टन का जन्म तो आप यहीं पे लिख सकते हैं, डाल्टन का जन्म, ठीक है, 1766। देखते हैं क्या करेंगे वैज्ञानिक की अगली समस्या, इन नियमों की उचित व्याख्या करने के लिए अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसमें एक उस समय तक दार्शनिकता माना गया। पहले ये दार्शनिक थॉट मतलब विचार थे। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों की सूक्ष्मतम आवर्ज कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने ही परमाणु नाम दिया। और डाल्टन का यह सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन के नियमों पर क्या था, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के एवं निश्चित अनुपात के नियमों की युक्ति संगत व्याख्या की। तो ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और स्थिर अनुपात का नियम है, उसकी युक्ति संगत व्याख्या किस द्वारा की गई या किस नियम द्वारा की गई। तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि भैया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है, दोनों की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि डाल्टन के परमाणु जो सिद्धांत था, ठीक है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसके द्वारा जो है स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण के दोनों की व्याख्या की गई। ठीक है, क्या किया, जैसे कि दोनों की व्याख्या की, जैसे दोनों की
व्याख्या की जा सके। ठीक है, इसको याद रखना है। तो आप लिख भी सकते हैं ना ऐसे, मतलब प्रॉपर, जैसे दोनों के नाम हमने वहां दो के नियम पढ़े दो। ठीक है, स्थानुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस तरह यहाँ पे अभी डाल सकते हैं आप कि जो है डाल्टन ने जो है इन दोनों के लिए, दोनों के नियमों की क्या की व्याख्या, युक्ति संगत व्याख्या की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब हमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ना है, तो आप ऐसे एक हेडिंग बना सकते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डायरेक्ट इन्हीं में से सीधा क्वेश्चन 4 ऑप्शन में हो सकते हैं, और कह सकते हैं निम्न में से कौन सा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का अभिग्रहित नहीं है या उनकी व्याख्या का एक उदाहरण नहीं है। तो हमें याद रखना पड़ेगा, तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए वो क्या कह रहे हैं, परमाणु सिद्धांत। ठीक, तो यहां से हम इनको ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक बना सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि उनके अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कण से बने होते हैं, जिन्हें अपन परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन क्या कहते हैं कि जो भी सभी द्रव, मतलब सभी पदार्थ, चाहे वे यौगिक हो, तत्व हो, मिश्रण हो, सभी क्या किससे बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। उन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं, अपन परमाणु कहते हैं। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना, कि परमाणु की परिभाषा डाल्टन के अनुसार कैसे, ये किसने कहा, ये डाल्टन ने कहा। तो क्या कह सकते हैं, वो कह रहे सिद्धांत की विवेचना इस प्रकार करती है। क्या कहते हैं कि पहला सिद्धांत यही कि सभी परमाणु, सभी द्रव, मतलब सभी जो पदार्थ हैं, पदार्थ किससे बने हुए हैं, पदार्थ बने हुए हैं परमाणु से। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने, क्योंकि परमाणु सबसे अविभाज्य कण है। तो सबसे छोटा पदार्थ क्या है, तो पदार्थ किससे बने हैं, परमाणुओं से बने हैं, सॉरी, परमाणुओं से क्या है, बने हैं। सेकंड पॉइंट, परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्म कण होते हैं। तो यही चीज तो अपन पढ़ रहे हैं, परमाणु अविभाज्य, परमाणु को इससे आगे विभाज्य नहीं किया जा सकता। तो अपन ने जो चीज पढ़ी हुई है ना, उसी का रिपीटेशन ही है, उसको ये प्रॉपरली प्रूव कर रहे हैं प्रयोग द्वारा। तो इसलिए हम इसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो परमाणु क्या है, अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम कण का नाम है, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा परमाणु। ठीक है, तो अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण कौन सा है, परमाणु। वो कह रहे ना तो, और जो रासायनिक अभिक्रिया में, और इनको कह रहे हैं परमाणु को, ना तो ये रासायनिक अभिक्रिया में उत्सर्जित मतलब उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। तो इसको भी याद रखना है। दिए गए तत्व के सभी परमाणु को द्रव्यमान, और तो वो कह रहे हैं दिए गए जो सारे तत्व हैं, दिए गए तत्व, जो भी तत्व आपको दिया जाएगा, दिए गए तत्व की सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण, ध्यान रखेंगे भौतिक गुण ना आ जाए। ठीक है, एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। गुण धर्म लिख लो पूरा, गुण धर्म समान होते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं भैया, फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। वो सॉरी, फिर उन्होंने कहा दिए गए तत्व के परमाणु कि सभी जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। फिर वो कह रहे विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान, तो एक तत्व के लिए और विभिन्न तत्वों के लिए भी, विभिन्न तत्वों के मतलब विभिन्न तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, और एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। सॉरी, मतलब जो एक तत्व रहेगा इसमें, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है। तो वो कह रहे दिए गए तत्व, कोई एक तत्व होगा तो उसकी सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। अब विभिन्न तत्व लेंगे, तत्व अलग अलग लेंगे, तो उनके परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। क्या कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, इसको याद रखेंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्माण करते हैं। वो उसी तरह के, वो स्थिर अनुपात का नियम है ना, उसको भी इसमें कंक्लूड किया गया है। क्या कह रहे हैं कि विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। और लास्ट छठवां पॉइंट कहते हैं कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो किसी भी यौगिक में जो परमाणु है उनकी संख्या और उनके प्रकार निश्चित होते हैं, ये याद रखना। ठीक है,
अब जैसे कि ये बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं चूंकि 9th की एनसीईआरटी है तो वो उसी प्रकार से पढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि जब आप पढ़ेंगे तो परमाणु को और भी हम छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं परमाणु में, लेकिन याद रखेंगे परमाणु के विभाजन नहीं है, परमाणु का ये और विभाजन नहीं है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इधर होते हैं नाभिक में और इलेक्ट्रॉन के चारों मतलब परमाणु के चारों चक्कर लगाते हैं परमाणु की कक्षा में, तो ये ऐसा नहीं कि इनका इनका और विखंडन है कि इन्हें और विभाजित कर दिया गया, नहीं, ये इनके मतलब है ना सब पार्ट समझ लो आप, है ना। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, तो इसको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को वहां भी पढ़ाएंगे और यहाँ भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये इनके तीन ये जो और पार्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पर ध्यान रखना ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है न्यूट्रॉन। तो आप और आगे पढ़ेंगे जब तो और आपको जो है इसी बारे में अब हम जब अगला अध्याय लेंगे तो आप इसमें और इसको अच्छी तरीके से दिख ले जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। अब वो कह रहे हैं परमाणु क्या होता है, अभी इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जॉन डाल्टन ने बताया परमाणु क्या है। तो देखिए वो कह रहे जैसे कि आप दीवार बनते देख रहे हैं, दीवार में कमरा है, कई कमरों में समूह में इमारत निर्मित होती है, इस विशाल इमारत की संरचनात्मक इकाई क्या है। तो आपसे पूछे संरचनात्मक इकाई क्या है, जैसे किसी बॉबी की एंटी हिल रचनात्मक इकाई क्या होती है, यह भी छोटा सा कण रेत का कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। वो कह रहे वो बना रहे ना दीवार, दीवार में वृक्ष लगा रहे हैं, तो ये वृक्ष किससे बनी हुई है, रेत से बनी हुई है। सबसे अविभाज्य कण क्या है इसका, रेत का कण। अब रेत के कण को किस में विभाजित करोगे, किसी में कण कण ही में विभाजित रहेगा। तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि कोई भी द्रव्य है, कोई भी द्रव्य, उस द्रव्य की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, परमाणु। रचनात्मक इकाई क्या है, परमाणु। तो क्या परमाणु कितने बड़े होते हैं, तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं, किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक रख के चट्टे के रूप में रखे जाते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज की सीट जितनी मोटी परत बन पाएगी, ठीक है। आगे जैसे कि इन्होंने कुछ आकर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सारणी को अगर आप कहीं भी देखेंगे तो आपको देखेंगे तो इस सारणी से सीधे सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहे। जैसे कि उन्होंने कहा 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसको याद रखना है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 नैनोमीटर, या 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। इसको आप बड़े ध्यान से याद रखेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखेंगे आप जब कभी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा तो ये याद रखना है 10⁻10। जल के अणु की जो है त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻9 मतलब 1 नैनोमीटर। हीमोग्लोबिन अणु जो है 10⁸। रेत का कण है जो है, ठीक है, रेत का कण जो रेत का कण है वो 10⁻⁴। ये याद रखना, ये मीटर का वो रहेगा, ठीक है। जैसे कि 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁴ मीटर ना, इसको याद रखेंगे, इस तरीके से लिखा हुआ है। चींटी जो 10⁻⁻2 है, ठीक है, और तरबूज की जो तरबूज है मतलब वो 10⁻⁻1 है। तो इस तरीके से इसको बड़े ध्यान से याद रखना है। हाइड्रोजन परमाणु की जिसमें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻10 होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये उन्होंने क्या है कि विभिन्न परमाणु के प्रतीक बताए, उन्होंने परमाणु के आधुनिक प्रतीक बताए हैं, जैसे कि, ठीक है। और वो कहते हैं जैसे डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का अत्यंत विशिष्ट अर्थ प्रयोग किया। कोई पूछे पहला किसने प्रयोग किया, डाल्टन ने। वो कहते हैं जब किसी तत्व का प्रतीक का प्रयोग किया गया तो इस प्रतीक उस तत्व की निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, लेकिन अर्थात प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करेगा। बर्जीलियस ने क्या किया, बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों को सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। तो जो 2 अक्षरों के, जैसे हम सोडियम पढ़ रहे हैं Na, ठीक है, और कैल्शियम पढ़ रहे हैं Ca, मैग्नीशियम Mg, ये 2 अक्षर वाला जो ये नाम पद्धति है ये किसके द्वारा दिया गया, बर्जीलियस। और यहाँ पे क्या था कि किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग है तो उस तत्व की निश्चित मात्रा की जो डाल्टन ने दिया था मात्रा की ओर इंगित करता था, ठीक है। और एक अणु के परमाणु को एक परमाणु को प्रदर्शित करता था, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो दो नाम पद्धति है, मतलब 2 शब्दों का, 2 अक्षरों का जो अल्फाबेट का है वो बर्जीलियस ने दिया है। तो ये बर्जीलियस का दिया हुआ है, वो डाल्टन का दिया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये रही जैसे डाल्टन द्वारा कुछ प्रतीक सुझाया गया, जैसे उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का, तो उन्होंने केवल इससे ये प्रतीक दिया।
फास्फोरस का ये प्रतीक दिया, ठीक है। कार्बन का इस तरीके से, सल्फर इस तरीके से, सीसा इस तरीके से, प्लेटिना इस तरीके से, गोल्ड इस तरीके से। तो उन्होंने प्रतीक लिया और ये क्या दर्शा रहा था, केवल एक परमाणु को दर्शा रहा था, ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं प्रारंभ में नामों की उत्पत्ति और उनके स्थानों के नाम से की गई, जैसे कि जहां से उनका वे मिले हैं उन्हीं के नाम पर उस पर क्या रख दिया नाम। जैसे सर्वप्रथम उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ है। कुछ तत्वों के नामों को विशेष ढंग से लिया गया, उदाहरण स्वरूप स्वर्ण तो सोना, गोल्ड अंग्रेजी में शब्द से लिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। आजकल इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, तो इसका नाम आप याद रखेंगे IUPAC। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये IUPAC का फुल फॉर्म डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो वो कहते तत्वों के नाम को IUPAC ने जो है इसको स्वीकृति दी। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े से और सेकंड या दूसरे अक्षर को जो है छोटे से स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन को H, एल्यूमिन को AL, देखो A कैपिटल है L स्मॉल है, ना कि इस तरीके से, ये गलत है, ये सही तरीका है। कोबाल्ट CO, C कैपिटल O स्मॉल, ना कि इस तरीके से, ठीक है, ये सही तरीका है, इसको ये ध्यान रखना है हमको। तो पहला जो द्विनाम पद मतलब दो अक्षर कैपिटल और स्मॉल लेटर का जो कॉम्बिनेशन वो वर्जिलिस द्वारा दिया गया, और जो प्रतीक दिया गया था वो डाल्टन के द्वारा, और वो केवल क्या दर्शाता था, एक परमाणु को दर्शाता था, इसको ध्यान रखेंगे। अब कहते हैं फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ नाम उन्होंने बताए हैं इसमें, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, वो कहते हैं अब हम देखते हैं यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो डाल्टन के परमाणु द्रव्यमान की सबसे विशेष संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व एक अभिलक्षण परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का स्थिरानुपात का नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग एवं उत्पन्न यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। यहाँ पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेंगे CO, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर निरीक्षण किया गया कि 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई। दूसरे शब्द में कहा सकता है कि कार्बन 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन से संयुक्त होती है। वो कहते हैं मान लो कि हमारा परमाणु द्रव्यमान की इकाई कोई एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मान लो। एक कार्बन परमाणु को 1 U तथा ऑक्सीजन परमाणु को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन IUPAC द्वारा नवीनतम अनुमोदन से यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाने लगा। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान को विभिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोध करते थे, तो उन्हें प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/16 भाग इकाई के रूप में लिया। 2 कारणों से सुसंगत समझा। ऑक्सीजन के अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता था, और परमाणु द्रव्यमान इकाई के द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को पूर्णांक प्राप्त होते थे। 1961 में क्या हुआ कि परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 को समस्थानिक को माना, समस्थानिक क्या मान लिया, एक मानक मान लिया, और उसके संदर्भ में सार्वभौमिक स्वीकार कर लिया, और कार्बन 12 के समस्थानों को एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कितना होता है, ये कार्बन के समस्थानिक का 1/12 भाग। तो ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन आप देखेंगे पुराने पेपरों में, तो आपको मिल जाएगा। कार्बन 12 समस्थानिकों का एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। जैसे कि इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया, आप इससे परमाणु द्रव्यमान को समझ सकते हैं। जैसे कि एक फल विक्रेता बिना भार के फल बेच रहा है, ठीक है। एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, 12 तरबूज ये गए।
अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है और पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब फलों की सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में FMU बेचता है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, इसको 12 भाग में बांट लिया और एक को एक मानक मान लिया और एक मानक को तौल तौल के जो है बेचता जा रहा है। वो क्या है, तरबूज है एक तो और 12 टुकड़े कर लिए, एक तरबूज 1/12 भाग एक मानक इकाई मान लिया। अब तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करके वह फल विक्रेता को फल कैसे तोल सकता है। तो किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 के परमाणुओं के द्रव्यमान के 1/12 भाग के द्वारा क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे कि हार्डवेयर का जितने दिए गए हैं, जैसे 9th और 10th के एनसीईआरटी में जितने भी परमाणु द्रव्यमान दिए आपको उनको तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। अब इन चीजों को तो याद कर लेते जल्दी। सोडियम का भी कर लेंगे 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 40। ये तो आप याद कर लें, आप 1-2 बार लिखें इनको। हाइड्रोजन 1 है ना, कार्बन 12 तो याद हो जाएगा आपको। नाइट्रोजन 14 याद करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को आपको याद रहेगा 16, ठीक है। सोडियम याद करना पड़ेगा 23, मैग्नीशियम याद करना पड़ेगा 24, सल्फर आपको याद करना पड़ेगा 32, क्लोरीन आप जल्दी याद कर लेंगे, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ये आप जल्दी याद कर लेंगे। जैसे कि बचा नाइट्रोजन तो आप उसको याद करेंगे, बार बार लिखेंगे तो हो जाएगा आपको याद। 1-2 बार आप इसको लिख लीजिए तो याद हो जाएगा। कैल्शियम 40 आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आपको ऐसे 2-3 बार इसको लिखेंगे ना आप, तो ये जो है जल्दी ही आपको याद हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। डायरेक्ट ही पेपर में पूछ लेते हैं कि भैया बताइए कि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो वहां देख रहे हैं और कुछ नहीं है, 9th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और आप उसी को याद करके नहीं जा रहे हैं। इतना तो करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से, 2-3 बार लिखिए, याद हो जाएगा। कुछ के प्रतीक दिए गए हैं तो प्रतीक भी डायरेक्ट पूछने लगे हैं, पूछ लेते हैं। वैसे तो बहुत कम हो गया है बट फिर भी, जैसे एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, क्योंकि जो नॉन साइंस वाले व्यक्ति होते हैं ना, तो उन्होंने इसको नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि 10th वाले में पढ़ा होता है और 10th में भी इतने अच्छे से इसको कवर नहीं करते हैं। तो ये क्योंकि पेपर जो बनाते हैं वो सबके लिए बनेगा, साइंस वालों के लिए स्पेशल तो बनेगा नहीं, तो वो सबको देख के बनाते हैं। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं। तो जिन्होंने साइंस वाले होते हैं वो तो क्योंकि पढ़ते हैं 11th-12th में, तो वो तो उन्हें याद रहता है, तो वो काफी लोग इसको उन्हें सहूलियत होती है और नहीं भी रहता तो जल्दी पढ़ भी लेते हैं। बट नॉन साइंस वालों को दिक्कत होती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि ऑर्गन, बैरियम, बोरॉन, तो बैरियम बोरॉन में कंफ्यूजन होना है, बोरॉन के लिए बी और बैरियम के लिए Ba। ब्रोमीन जैसे हो गया Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट C, कॉपर फिर F, फ्लोरीन, ठीक है, सोने गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन। अब आयरन में कंफ्यूज हो सकते हैं, नहीं पता आई लिख दे, Fe होता है। सीसा, लेड, Pb है, इसको लेड ही बोलते हैं। मैग्नीशियम Mg तो याद रहेगा, नियोन याद रहेगा, नाइट्रोजन याद रहेगा, ऑक्सीजन याद रहेगा। पोटेशियम को आपको याद कर लेना, पोटेशियम को डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्या होता है सिंबल। सिलिकॉन Si, चांदी Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। तो आपको इन सबको जो है गो थ्रू होना है कम से कम 1-2 बार, कि जो नाम है उनके आप जो है कम से कम पहचानने तो लगे, क्योंकि अभी आगे चल के डायरेक्ट आते हैं, नाम लिखने के लिए आते हैं, नाम पूछते हैं इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम, तो वो बताने पड़ेंगे। जब तक हमें ये नाम याद नहीं हो तो बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 1-2 बार इसको रिवीजन करेंगे तो ये जो है डायरेक्ट ही आपके दिमाग में आ जाएंगे। और आप जब 1-2 बार लिखेंगे और बार बार इनका रिवीजन करते रहें समय बाय समय, तो मुंह जुबानी याद हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब वो कहते हैं परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं और ये अणु या आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर मतलब इकट्ठे होकर द्रव बनाते हैं। इसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु किस प्रकार अस्तित्व रह सकते हैं। और भी जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां समझ आएगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से होते हैं, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक, तो इनके बीच लगता है विद्युत आकर्षण बल, ठीक है, विद्युत आकर्षण बल लगता है। और इनके बीच विद्युत आकर्षण बल लगता है और एक लगता है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है।
तो एक विद्युत आकर्षण बल हो गया, एक अभिकेंद्री बल, दोनों एक दूसरे को क्या रखते हैं, बांधे रखते हैं। तो इस प्रकार ये जो वृत्तीय गति बनाए रखते हैं। अगर ये दोनों बल में से कोई एक भी बल, मान के चलो विद्युत आकर्षण बल तो लगेगा, यदि अभिकेंद्री बल ना लगता, तो अभिकेंद्री बल ना लगता तो कुछ समय बाद क्या होता है, ये घूमते 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 नाभिक में गिर जाता, और यदि नाभिक में गिर जाता फिर क्या होता, परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाता और परमाणु नहीं रहता। लेकिन परमाणु है तो मतलब ये बना हुआ है, ये हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है। आप किसी भी चीज को बना लें, ठीक है, तो ये याद रखना, ये परमाणु का अस्तित्व मतलब अस्तित्व रहता है कि यदि, ठीक है, तो मतलब ये परमाणु किस प्रकार अस्तित्व बना रहता है, तो इसको ध्यान रखना पड़ता। ठीक है, अणु क्या होते हैं, अब जैसे ये परमाणु, तो ये परमाणु हो गया। अब परमाणु कुछ बहुत सारे परमाणु मिला के बनाएंगे तो क्या बन जाएगा सर, अपना ये अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अणु, एटम्स बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु, तो परमाणु मतलब दो हो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक आबंध द्वारा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। तो परमाणु क्या है कि दो या दो से अधिक अणु क्या है, दो या दो से अधिक परमाणु का योग है, और जो कि एक दूसरे से रासायनिक आबंध द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कस के जुड़े होते हैं। बिल्कुल, अणु किसी भी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हो। ठीक है, जो कि उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व का परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणु संयोग करके अणु निर्माण करते हैं। तो कहते हैं अणु कैसे निर्माण हो, चाहे वो एक ही तत्व के परमाणु हो और चाहे विभिन्न तत्वों के परमाणु, दोनों मिलकर बनाएंगे अणु। ठीक है, क्या बनाएंगे, अणु। इस चीज को याद रखेंगे अपन। आगे जल्द बढ़ते हैं। तत्वों के अणु, तो वो कहते हैं किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, हीलियम, तो ये एक ही प्रकार है। अधिक तत्व अणु उसी तत्व केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातु में ऐसा नहीं होता। जैसे ऑक्सीजन के दो अणु O2 लिखते, इसे द्विपरमाणिक अणु कहते हैं। सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन के अणु परस्पर संयोग करते हैं। तो ओजोन, तो हमें पता है O3 जो है वो ओजोन दे देता है। ये ओजोन है, ये ऑक्सीजन है तो एक ही तत्व के, लेकिन इसमें दो अणु हैं, दो परमाणु है, इसमें तीन अणु हैं तो तीन परमाणु हैं। ठीक है, दो परमाणु तीन परमाणु। तो इस प्रकार होने वाले परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। मतलब वो कहते हैं किसी अणु की, इसको याद रखने, परमाणुकता की परिभाषा, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या। किसी अणु को अणु बनाना है, जैसे हमें ऑक्सीजन बनाना, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन बनाना है, हाइड्रोजन है जैसे। ठीक है, तो इसके बनाने के लिए हमें जो परमाणुओं की संख्या लगी उसे कहेंगे हम परमाणुकता। ठीक है, परमाणुकता। ठीक है, इसमें कितने लगे हैं, दो, तो ये जगह दो इसकी परमाणुकता कहलाएगी। तो एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, वो कहलाती है परमाणुकता। किसी धातु के कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में जो है असीमित परमाणु जो है परस्पर संबंधित बंधे होते हैं। वो कहते हैं कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि इनको आप याद रखना। आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा हुआ है कि कौन सा द्विपरमाणु है, कौन सा एक परमाणु। जैसे कि ऑर्गन, तो आपने देखा था अभी एक परमाणु तो AR से लिखा था, हीलियम He एक बार लिखा था, ऑक्सीजन O2 लिखा था द्विपरमाणु, हाइड्रोजन H2 लिखा था द्विपरमाणु, नाइट्रोजन N2 द्विपरमाणु, क्लोरीन Cl2 लिख देते हैं बगल में, Cl2 N2 H2 O2 He और AR, ये इन सबके सिंबल है। फास्फोरस P4, ठीक है, सल्फर बहुपरमाणुक, ठीक है, तो सल्फर बहुपरमाणुक होती है, इसको याद रखेंगे। तो सल्फर के लिए पूछ सकते कितनी होती है, बहुपरमाणुक। और फास्फोरस आपको याद करना पड़ेगा, फास्फोरस 4 परमाणु। ठीक है, कुछ ये अधातु है भी, याद रखना, ये सारी कैसी हैं, अधातु धातु है कुछ, जैसे सोडियम Na लिखते हैं तो सिंगल ही होती है, तो इसमें एक परमाणु। आयरन Fe लिखते हैं, सिंगल होती है, एक परमाणु। एल्यूमिनियम Al लिखते हैं, इसलिए एक परमाणु। कॉपर Cu एक परमाणु। तो इनको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी एक परमाणु है, द्विपरमाणुक है, ठीक है, चतुर्थ परमाणु है, इसकी परमाणुकता 4 है, ऐसे पूछ सकते हैं। इस कौन सा बहुपरमाणुक होता है, दे देंगे आपको ऑप्शन। और ऐसा नहीं है कुछ अलग से पूछी, पूरी अवस्था नहीं पूछने वाली, नहीं,
इसी को अच्छे से अगर ध्यान से देखेंगे, इन्हीं की वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं को अच्छे से पढ़ लेगा। एक दो बार आप रिविजन करिएगा, आपको याद हो जाएगा। और जो चीजें आपको याद है पहले से, उन पे थोड़ा सा कम, और जो नहीं हो रही उनको दो बार लिख के याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब इसमें जो है आपसे डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि वो कहते हैं, पूछ सकते हैं जल, जल में किस तत्वों से मिलकर बना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका अनुपात 1:1:8। अमोनिया तो NH3 होता है, अपन ने इसको पढ़ा हुआ है। तो NH3 में N का 1 H के 3, तो नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, इसका अनुपात 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है 3:8। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे ध्यान से। ठीक अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अपन पता है ना, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन के 3 अणु होंगे तो 16 3 48। ठीक है, 4 से काट दो, 8 सॉरी, तो 8 दूनी 16। अब 4 से काट दो, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन के हो गए 2, 16 दूनी 32, और कार्बन का हो गया 1 12। अब 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 8 32, तो 3:8 वो आ जाता है। उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रखेंगे। अब वो कहते हैं आयन क्या होते हैं, तो देखो आयन क्या होते हैं, तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों का मतलब कोई भी यौगिक, चाहे धातु हो या अधातु हो, जो यौगिक बनेगा वो आवेशित कणों से होकर बनेगा, और इन आवेशित कणों को क्या कहेंगे अपन, आयन कहेंगे। आयन आवेशित कण होते हैं। इन कणों पर ऋण तथा धनावेश भी होते हैं, तो ऋण आवेशों को ऋणायन मतलब एनायन, और धनावेशितों को धनायन मतलब कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, इसमें धात्विक जो है सोडियम आयन है, इसके ऊपर धनात्मक होता है, और ऋणात्मक क्लोराइड आयन है तो इसके ऊपर Cl- होता है। संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, परमाणु के जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहुपरमाणिक आयन कहते हैं। तो यहाँ से आपको बहुपरमाणिक आयन की परिभाषा याद रखनी इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से लिख लिया जाएगा आप अपनी कॉपी में। वो कहते हैं कि आयन एक आवेशित परमाणु का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, और वो कह रहे परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है। पहले उन्होंने बताया कि एक परमाणु पर जो आयन या परमाणु के ऐसे समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आयन। और जब परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणिक आयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड 5:2, Ca का अलग होगा और O का अलग, और लिख के इसको बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम और सल्फर मिलके बनाया, इसको ध्यान रखेंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम और क्लोरीन को मिलकर बनाया, तो ये इस तरीके से तो दोनों लोग बना रहे, तो ये बहुपरमाणिक आयन बन जाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक। ठीक है, तो क्या है, इसको याद रखेंगे, बहुपरमाणिक आयन को याद रखेंगे, आयन की परिभाषा याद रखेंगे। आयन दो प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन, इंग्लिश में एनायन और कैटायन भी कहते हैं। और इन्होंने कुछ इसको बहुपरमाणिक आयन भी दे दिए हैं, सामान्य, सरल एवं बहुपरमाणिक आयन। तो आपको याद रखेंगे इनको, नाम इनके, और इसको अच्छे से थोड़ा सा आप एक बार रिविजन कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। बट यहाँ से कोई जैसे ऐसे क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला है, बट ज्यादा तो ऐसे पता नहीं चलेगा। ये पूछ सकते हैं इस पे कि इस पे कितने धन आयन होते हैं, जैसे सोडियम पे 1 है, ठीक है, के पे मतलब पोटेशियम पे 1 है, सिल्वर पे 1 है, और कॉपर पे 1 है। तो ये एक एक बार याद रख लो, दो दो वाले जितने इसमें दिए गए हैं, पूरी आवर सारणी को नहीं छाटना है, इतना ही देखना है कि Mg पर कितने हैं, Ca पर कितने हैं, Zn पर कितने हैं, Fe पे कितने हैं, सल्फर पे कितने हैं, सॉरी कॉपर पे कितने हैं। ये दो दो वाले आप याद रखो। एल्यूमिनियम, आयरन, इसी 3 वाले हैं, इनको याद रखें। जैसे कि यहाँ भी हाइड्रोजन पे H धनायन है, हाइड्राइड पे ऋणायन है, क्लोराइड पे ऋणायन है, Br पे ऋणायन है, I पे ऋणायन है। अब जैसे ई सिंगल वाले हो गए, अब O डबल वाले O पे जो है ऑक्सीजन पे 2 होते, ऑक्साइड पे, सल्फाइड पे 2 होते, नाइट्राइड पे 3 होते। ठीक है, नाइट्राइड मतलब तो 3 नाइट्राइड, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए नाइट्राइड, ठीक है, 3 आ गया। अमोनिया, अमोनियम के लिए NH4 प्लस का होता है 1, हाइड्राइड पे 1, NO3 ऋण का 1, SCO3 हाइड्रोजन कार्बन बनता, ऋण का 1, कार्बोनेट CO3 प्लस के 2,
सल्फाइड SO3 ऋण के 2, सल्फेट SO4 और फॉस्फेट PO4। तो इसको याद रखना कितने ऋण के। जस्ट आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से जो है किस पर प्लस 2 आयन होते हैं, प्लस 3 आयन होते हैं, प्लस 4 आयन होते हैं। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि कुछ आयनों को बनाने के लिए बताया है, तो हमें इतना ऐसा चीज का कोई जरूरत नहीं है। कुछ सूत्र है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अपन बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। और जब उसकी क्रिया पानी के साथ कराते हैं तो ये कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसको अपन बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना। सोडियम क्लोराइड जिसे अपन नमक भी कहते हैं, आयरन सल्फाइड है, ये कॉपर ऑक्साइड है, CuO है। और बाकी जो है ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर धातु हैं तथा दाएं तरफ लिखे जैसे कैल्शियम, सोडियम, आयरन धातु हैं। और बहुपरमाणिक आयन आयन द्वारा निर्मित। धातु में अंतर हम पिछले जो लेक्चर था उसमें जो है कवर कर चुके थे। तो आयन को पहले कोष्ठक में लिख देते हैं, तत्पश्चात अनुपात दर्शाने वाली संख्याओं को लिख देते हैं। एक एक हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती है, जिस तरीके से यहाँ देखो कोष्ठक की जरूरत पड़ी इसलिए। तो कुछ के सूत्र के नाम है, जैसे कि इनको आप लिखने का प्रयास कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब देखो इसको एल्यूमिनियम के ऊपर पड़ा था, एक था, तो एल्यूमिनियम AlCl3 AlCl2, ठीक है। सोडियम सल्फाइड, तो अब सोडियम Na, अब Na को जैसे यहाँ, अब यहाँ क्या काम आएगा आपको, यहाँ देखो ये काम आ जाएगा। ये सोडियम सल्फाइड, सोडियम देखो आप यहाँ पे हुआ, ठीक है। सोडियम पे Na का 1 है, ठीक है। तो उस तरफ तो, और सल्फाइड ये रहा, ठीक है। सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, तो SO3, ठीक है। तो इसके ऊपर ऋण के 2 है, देखो यहाँ पे। अब ये लिखना है आपको सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो Na2SO4, चूंकि यहाँ पे ऋण के 2 थे वो इस तरफ लगेंगे, और जो इसके ऊपर था वो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि Al2, इसको देखते हैं एक मिनट, एल्यूमिनियम का ना, तो जैसे कि एल्यूमिनियम तीन थे इसके ऊपर, और क्लोराइड Cl के ऊपर 2 थे, ठीक है। Cl क्लोरीन के ऊपर माइनस बनता, ठीक है। देखिए तो इसको लिखते हैं, तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर 2 थे तो ये अपन ने यहाँ लगा दिया, इसके ऊपर माइनस बनता तो नहीं लगाया, ठीक। तो इस तरीके से लिखना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी आपको लिखना है जैसे Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। इसके ऊपर ऋण था और इसके ऊपर एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 आएगा ये, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा। Al2SO4, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट पढ़ते हैं ना, F4 को सल्फेट पढ़ते हैं, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम के ऊपर 1 है, Cl2 के ऊपर, Cl2 के ऊपर 1 है और कैल्शियम के ऊपर 2 है, ये नीचे आ गया। पोटेशियम सल्फेट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पोटेशियम नाइट्रेट लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, ठीक है। इन सब के नाम अपन लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। याद रख लेंगे, आप तो बोलते जा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ये जो KNO3 है, इसको अपन पोटेशियम नाइट्रेट पढ़ेंगे। K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट पढ़ेंगे। CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हैं। आणविक द्रव्यमान, अब आणविक द्रव्यमान जो है क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवरणा कर चुके हैं। तो इस आणविक द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है, किसी पदार्थ की आणविकता उसके द्रव्यमान में संघटित परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है। यह अणु का सापेक्ष द्रव्यमान, जिसे U द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उनके सभी संघटित परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, जैसे H2। तो अब H का परमाणु द्रव्यमान 1 और 2 टाइम्स 2, O का जो है 16, ठीक। तो 16 और 2 कितना हो गया 18, तो ये इसका परमाणु द्रव्यमान बन गया, ठीक है। योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl, इस सूत्र का द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार कर सकते हैं। जैसे सोडियम, तो अपने सोडियम का पड़ा था 23, 1 टाइम्स है, तो NaCl, तो अब इसका 23 था, ठीक है। 23, ये अब इसमें से 2 और 3 लगे तो 2 टाइम्स कर देते, 3 टाइम्स कर देते। लेकिन Na जो है वो 23 है, और Cl हमने पढ़ा था 35.5,
इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 58.5। ये क्या होगा, ये कहलाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान। अब मोल संकल्पना भी है कुछ, जैसे कि यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं तो जल निर्मित होता है। क्या दिखाता है, हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ क्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं, अथवा हाइड्रोजन के 4 यू, हाइड्रोजन के अणु का 4 यू ऑक्सीजन के अणु के 32 यू के साथ संयुक्त करके 36 यू जल अणु निर्मित करते हैं। उपयुक्त समीकरण से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान अथवा उसके परमाणु की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार के सापेक्ष उनके अणु तथा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। एक नई इकाई या मोल प्रस्तावित की गई है। किसी स्पीशीज के एक मूल मात्रा वह संख्या है जो 1 ग्राम में उसके अणु या परमाणुओं के आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, एक मूल वह मतलब वह मात्रा है जो 1 ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। अब किसी पदार्थ के मूल कणों की संख्या निश्चित होती है, जैसे 6.022 × 10⁻⁻, फिर से लिख लेंगे इसको, डिस्टर्ब हो गया, 6.022 × 10⁻23, इसको एक मूल कहते हैं। और ये जो है इसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, इसे अवोगाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक है, जिसको n0 से निरूपित करते हैं। इसका नाम इतालवी वैज्ञानिक एमडीओ अवोगाद्रो एमिडियो पढ़ लो, एमिडियो अवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया। एक मूल पदार्थ का द्रव्यमान 6.022 और या 6.023 भी आता है कभी कभी, तो 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1 दर्जन में 12 नहीं होते, 12, 1 ग्रूस में 44, तो इसी तरीके से एक मूल पदार्थ में जो है 6.022 × 10⁻23, ये बहुत बड़ा नंबर है अणुओं के, वो भी 1 ग्राम होते हैं, याद रखना। वो कहते हैं यद्यपि मूल संख्या जो है, मूल एक संख्या से संबंधित, परंतु दर्जन ग्रूस की तुलना में इसका एक और लाभ है, वह यह है कि किसी विशेष पदार्थ की एक मूल में द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मूल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु अणु जो अणु द्रव्यमान है, अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और किसी तत्व के परमाणुओं के एक मूल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई यू से जी में परिवर्तित करना होगा। परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरणतः हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यू होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको बदलना और उसमें जो मान निकालना बता रहे हैं। तो ठीक है, इसको याद रखेंगे कि 1 यू क्या होता है। इनके रासायनिक कुछ आ सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, MgCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कॉपर नाइट्रेट CuNO3, ठीक है, CuNO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl3, ठीक है, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड ना, तो एल्यूमिनियम पे 1 होता है और क्लोराइड एल्यूमिनियम पे होते हैं 3, तो AlCl3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCl3 वहां लिखे हुए थे COC3, तो इसको याद रखेंगे अपन। ठीक, इसको याद रखेंगे। आगे कुछ बुझा हुआ चूना, तो अब हमने बता दिया है CaOH का उल्टा इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, बेकिंग पाउडर जो कि खाने वाला सोडा होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, और एक धोने वाला सोडा भी होता है, ठीक है, धावन सोडा कहते हैं, तो Na2CO3 होता है वो, और × 10H2O भी होता है, ठीक है, तो ये धावन सोडा है, धावन सोडा, जिसे अपन धोने का सोडा भी कहते हैं। इसको याद रखेंगे, धोने का सोडा भी हमने आपको लिख दिया, इसको भी लिख लीजिएगा, और ये हाइड्रोजन कार्बन करेगा, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट वहां लिखा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, KSO4 का होल थ्राइस, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे कुछ ये हमने जो है इस पूरे में जो भी हमने पढ़ा हुआ है, इसमें हमने पूरे में क्या लगा दिए हैं, इसके स्नैपशॉट लगा दिए हैं। देखिए स्नैपशॉट में हमने क्या दे दिया है कि हमने इसमें एटम की परिभाषा दे दी है आपको, ठीक है,
और परमाणु की परिभाषा दे दी है, ठीक है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में भी दे दिया है, नाभिक की संरचना के बारे में भी, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। और ये मूल के बारे में भी दे दिया है हमने, ठीक है। मूलर द्रव्यमान क्या होता है वो भी दे दिया है, आणविक सूत्र क्या होते हैं वो भी दे दिया है, रासायनिक वेग क्या होते हैं वो भी दे दिया है, रासायनिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, रिएक्शन क्या होते हैं, संतुलन क्या होता है उनमें, ठीक है। तो आप देखेंगे तो हमने इस जो पूरे पार्ट है उसको भी हमने एक स्नैपशॉट के रूप में दे दिया है। तो चाहे तो आप जो है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पूरे पार्ट को जो है कवर कर दिया गया है। अब इसी तरह जो है हम लेसन 4 को भी लेके आएंगे, ठीक है। तो लेसन 4 जो कि आपको 1-2 दिन में मिल ही जाएगा, ठीक है, 1 या 2 दिन में, कल नहीं तो परसों आपको लेसन 4 मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि एक समय में हम पूरा इस एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर कर लें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करके रख लें, ठीक है। अभी अगर ये 9th और 10th की एनसीईआरटी कवर लेंगे तो आप कम से कम साइंस का जो है 80% तो आप कम से कम साइंस का कवर कर ही लेंगे। 80% साइंस, 80 से 85% साइंस कवर हो जाएगी। कुछ जो साइंस रह जाएगी तो वो अपन जो है जैसे कि डायमेंशन रह जाएंगे, डायमेंशन पूछ लेते हैं तो हम उनको सीधे सीधे एक ही चैप्टर एक ही बार लेंगे और करीब 30-40 डायमेंशन आपको सिखा देंगे। विमीय सूत्र बोलते हैं जिन्हें, डायमेंशन फॉर्मूला, तो उनको सीधे एक बार में ही आपको सिखा देंगे। 40-45 इकट्ठे लेंगे, 50 और एक में रखेंगे, आपको निकालना सिखा देंगे किस तरीके से निकालना है, तो आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और आप पढ़ते रहिए, बताइए कैसा लगा है, और बता दीजिए आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आपको वो भी हमारे द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।